नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में एडिटोरिया वॉल्यूम 1 बिहार दरोगा प्रीलिम्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें कुल 15 मॉडल सेट दिए गए हैं। तो आइए सेट नंबर 9 को देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, हड़प्पा काल के इनमें से कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था। तो अगर दोस्तों बात करें तो ये धोलावीरा दोस्तों तीनों भागों में विभाजित था, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसके प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। हड़प्पा काल का धोलावीरा नगर 3 विभाजों में विभाजित था और यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधक व्यवस्था से परिचित, इसको ध्यान रखिएगा। इसका ये प्रमुख पॉइंट था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों सुमेलित की बात की जा रही दोस्तों, इनमें से देखिए नासिक अभिलेख ये गौतमी बलसीरीज संबंधित जो सही है, और जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्र दामन से दोस्तों ये भी संबंधित है, और एहोल अभिलेख पुलकेशी द्वितीय दोस्तों ये भी सही। तो इनमें से दोस्तों सभी के सभी सही क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अगर उसको बात करें तो ये मोगली पुत्र 30 के दोस्तों समय ये हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। ये संपन्न हुआ था, ये ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों इसके प्रमुख पॉइंटों की, तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक शासनकाल में मोगली पुत्र 30 की अध्यक्षता में 255 ईस्वी पूर्व में दोस्तों ये हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, सिकंदर के समय में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों बात करें सिकंदर के समय में तो इनका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था, दोस्तों ये सही है। इसने भारत विजय अभियान 326 ईस्वी में प्रारंभ किया था, ये दोस्तों सही है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था, दोस्तों ये सभी के सभी दोस्तों सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। दोस्तों बात करिए मुस्लिम कौन था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम था, पहली बार शासन आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम, दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों दोस्तों बात करें तो भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमण दोस्तों 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इन्होंने कठिन संघर्ष के बाद सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुए और सिंध तथा मुल्तान को जीत लिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिंध प्लस मुल्तान को दोस्तों फिर मुल्तान को जीत लिया और प्रसिद्ध ग्रंथ दोस्तों चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती, इसको ध्यान रखिएगा, चचनामा के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक नहीं था। दोस्तों बात करें तो ये अब्बास खान फरवानी दोस्तों ये नहीं थे। बादबकी, खुसरो, मिन्हास उल सिराज और जियाउद्दीन बरनी दोस्तों ये सभी थे। बादबकी, अब्बास खान सरवानी ये नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था। अकबर की धार्मिक नीति की दोस्तों बात की जा रही तो ये बदायूद्दीन ने इसका आलोचना किया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो अब्दुल कादिर बदायूद्दीन अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था, जबकि विसेंट स्मिथ के अनुसार दीन ए इलाही अकबर की भूल का स्मारक था और बुद्धिमानी नहीं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। दोस्तों दिल्ली में पुराना भवनों का निर्माण दोस्तों ये टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान रखिए, शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। अगर बात करें दोस्तों इसके प्रमुख पॉइंटों की तो दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था और यह किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। दोस्तों इसने दोस्तों ये टीपू सुल्तान ने मांगी थी, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करें तो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी और टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और दोस्तों ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और साथ ही अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी यहाँ लग गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। दोस्तों असहयोग आंदोलन की बात की जा रही है तो ये 1920 में प्रारंभ हुआ था और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की दोस्तों बात करें तो ये गांधी जी द्वारा 1 अगस्त
1 अगस्त 1920 को की गई थी और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था और असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में शामिल हो गए थे। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था दोस्तों? बंग भंग की दोस्तों बात की जाती है 7 अगस्त 1905 को ये हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। इसकी प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय को घोषणा की थी और 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई थी और इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और इसके बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट का दोस्तों पहचान कीजिए। दोस्तों बात की जा रही है सही कूट मिलाने के लिए, इसका सही कूट मिलाते हैं। अगर दोस्तों बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का दोस्तों तो ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और दोस्तों बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन दोस्तों तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन दोस्तों बात करें तो ये 26 से 31 मार्च 1931 को दोस्तों हुआ था। 1931 को हुआ था। और दोस्तों बात करें भगत सिंह को फांसी की दोस्तों बात करें भगत सिंह को फांसी दोस्तों 23 मार्च 1931 को दोस्तों ये इसको फांसी दी गई थी। और दोस्तों बात करें गांधी इरविन समझौता का दोस्तों तो ये हुआ था दोस्तों ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों कूट का मिलान कीजिएगा तो देखिएगा तो 4-3-2-1 दोस्तों 4-3-2-1 दोस्तों कितनी किस में है और सी में है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा सही कूट मिलान इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य है? दोस्तों भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य है? ये दोस्तों इसमें 15 कुल महिला सदस्य, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, जिसमें से मात्र एक मुस्लिम महिला बेगम, इसको ध्यान रखिएगा, बेगम एजाज रसूल थी। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है दोस्तों? तो अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दोस्तों इसका प्रावधान किया गया है। अगर बात करें भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है और दोस्तों अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध है और जिसके अंतर्गत दोस्तों मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार या बलात्कार या मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसको ध्यान रखिएगा, मस्त प्रश्न था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों कथन की दोस्तों बात करें तो इस प्रकार से दोस्तों कथन अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रतिक्रिया का दोस्तों वर्णन है, सही है, इसको ध्यान रखिएगा, तो ये सही है। और महाभियोग प्रस्ताव संसद किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी दोस्तों सही है। महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया गया हो उस सदन पर 1/4 सदस्यों का दोस्तों हस्ताक्षर होना चाहिए, ये भी दोस्तों सही है। दोस्तों इस प्रकार से गलत कौन होगा? डी होगा। देखिए डी में क्या है, राष्ट्रपति उस राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलिया जा सकता है, दोस्तों ये गलत है दोस्तों। तो देखिए अगर इसका व्याख्या देखिएगा, 4 व्याख्या देखिएगा तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत दोस्तों किया गया है, अनुच्छेद आर्टिकल 52 के अंतर्गत किया गया है। और तो राष्ट्रपति महाभियोग अनुच्छेद दोस्तों 61 के अंतर्गत किया गया, दोस्तों 61 में किया गया है के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के प्रावधानों को उल्लेख पर संसद किसी सदन द्वारा दोस्तों लगाया जा सकता है। परंतु दोस्तों इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जाए, 14 दिन पूर्व सूचना दी जाए और जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों को दोस्तों क्या हो, हस्ताक्षर हो। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है, डी गलत है, बाद बाकी सभी उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम
कितने फनफदों को दोस्तों समर्थन की आवश्यकता होती है। अगर बात करें दोस्तों कितने सदस्यों की दोस्तों, तो इनमें तो कम से कम 50 सदस्यों की समर्थन की दोस्तों आवश्यकता होती है। और भारतीय फनफद या मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए दोस्तों न्यूनतम 50 फनफदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है। अगर दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों बिहार और पश्चिम बंगाल दोस्तों, यहाँ क्या है राज्यसभा के दोस्तों ये सीटों की संख्या ये बराबर, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें तमिलनाडु में दोस्तों कितना है 18। और कर्नाटक की दोस्तों बात करें, कर्नाटक में दोस्तों कितना है 12। और दोस्तों बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में दोस्तों कितना, उड़ीसा में 10 है। और दोस्तों बात करें गुजरात की, तो गुजरात में दोस्तों क्या है, गुजरात में 11 है। दोस्तों बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों कितने, छत्तीसगढ़ में 5 है। और दोस्तों बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कितना है 3 है। तो इस प्रकार हम लोग दोस्तों देख लिए। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है। और दोस्तों बिहार की दोस्तों बात करें तो बिहार और बंगाल में दोस्तों कितना है 16-16, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार और बंगाल दोस्तों बात करें तो इसमें 16-16 और बिहार बंगाल 16-16 है, इसको भी देख लीजिए। तो इस प्रकार से तो इसके आंसर भी हो जाएगा बिहार बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा था दोस्तों। अगर बात करें किसका सर्वाधिक कार्यकाल रहा दोस्तों, तो ये बलराम जाखड़ का दोस्तों सर्वाधिक कार्यकाल रहा था, इसको ध्यान रखिएगा, बलराम जाखड़ का। अगर दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो पहले टिक मार लीजिए बलराम जाखड़ का दोस्तों। तो भारत में लोकसभा अध्यक्षों में दोस्तों सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डॉक्टर बलराम जाखड़ का दोस्तों रहा था। वे दोस्तों 22 जनवरी 1980 से दोस्तों 16 सितंबर 1989 तक ये रहा था, इसको ध्यान रखिएगा। उन्होंने 5वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान इसकी अध्यक्षता भी की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है। दोस्तों बात करें एक स्तर नहीं है, तो इसकी प्रमुख पर दोस्तों बात करती है ये नगर परिषद दोस्तों, इसमें है एक नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, बाद बाकी सभी है। और बात करें बलवंत राय मेहता समिति की दोस्तों सिफारिशों के आधार पर यह पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है, जिसमें से ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों, मध्यवर्ती स्तर पर दोस्तों पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था दोस्तों की गई है। मस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी दोस्तों बात की जा रही थी, इसका प्रथम विधि अधिकारी दोस्तों महान्यायवादी होते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 276 के अनुसार भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख दोस्तों किया गया है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और यह राष्ट्रपति के प्रधान पद दोस्तों धारण करता रहता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। तो बोल रहे कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की दोस्तों नियुक्ति कौन करता है, इसकी प्रमुख दोस्तों अच्छी बात करें तो दोस्तों इसका नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई है। तो दोस्तों इसकी बात करें दोस्तों इस वर्ष दोस्तों ये 41वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों की गई, इसको ध्यान रखिएगा, 41वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। और दोस्तों बात करें 41वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की दोस्तों आयु सीमा दोस्तों ये 60 वर्ष से दोस्तों 62 वर्ष कर दी गई है। पर संघ लोकसभा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा दोस्तों कितना 65 वर्ष ही रहने देगी, इसको ध्यान रखिएगा, ये 65 वर्ष ही रहने दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों है। अगर दोस्तों बात करें उस्ताद जाकिर हुसैन का, इसका संबंध जो है इसका संबंध तबला से है। अगर दोस्तों बात करें और तबला से उस्ताद जाकिर हुसैन का और कुछ प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें, जैसे बांसुरी का संबंध दोस्तों देख लीजिए, तो बांसुरी का संबंध दोस्तों हरि प्रसाद चौरसिया से संबंधित है। दोस्तों फरोद की बात करें तो फरोद की दोस्तों ये
अमजद अली खान इसके दोस्तों क्या है, वाग्यंत्र से संबंधित है। और फिता की दोस्तों बात करें तो फिता दोस्तों पंडित रविशंकर दोस्तों इससे संबंधित है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उत्पाद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। दोस्तों इसकी बात करें तो ये नई दिल्ली में हुआ था, इसको ध्यान रखिए, नई दिल्ली में ये हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित देशों का एक गठबंधन है जिसका शुभारंभ भारत और फ्रांस द्वारा तो 30 नवंबर 2015 को पेरिस में हुआ था। और इस गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है। ये दोस्तों ये कोची में स्थित है, इसको ध्यान रखिए, ये कोची में स्थित है। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कोची दोस्तों जो कहाँ केरल में स्थित है, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के कार्यक्रम ने स्वीकृति किया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। दोस्तों अगर इसकी बात करती है गंगा डेल्टा में ये नहीं पाए गए हैं भूतापीय ऊर्जा स्रोत। और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो ये पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाली उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, भूतापीय ऊर्जा दोस्तों कहलाता है। और भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोत के दोस्तों प्रमुख क्षेत्र की बात करें, इसमें से प्रमुख क्षेत्र दोस्तों पहला आ गया हिमालय, दोस्तों आ गया हिमालय आ गया दोस्तों। दूसरी बात खंबात की बेसिन हो गया दोस्तों, और तीसरी गोदावरी बेसिन, और चौथा महानदी की दोस्तों ये बेसिन सब, ये दोस्तों ये सभी इसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत पाए जाते हैं, बाद ही गंगा डेल्टा में नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। दोस्तों जैव अपघटनीय प्रदूषक दोस्तों बात करें तो ये सीवेज है, इसको ध्यान रखिएगा, सीवेज है। और इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्ण विघटन किया जा सके या जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयोगी भी हो सकते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में ले लीजिए, सीवेज ले लीजिए, पहला हो गया। दूसरा की बात करें दोस्तों तो ये कागज हो गया, कागज। और तीसरा की दोस्तों बात करती है लकड़ी हो गया। ये सब दोस्तों ये अपघटनीय प्रदूषक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है। दोस्तों अगर द्वितीयक प्रदूषक की दोस्तों बात करें तो ये अश्मोग है, इसको ध्यान रखिएगा, अश्मोग है। और दोस्तों वे अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक दोस्तों कहलाते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों ले लीजिए, CO ले लीजिए, CO2 ले लीजिए और SO2 ले लीजिए। ये सब क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। और जबकि दोस्तों ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों से क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं दोस्तों द्वितीयक प्रदूषक के नाम से जाने जाते हैं। अगर दोस्तों द्वितीयक के बात करें दोस्तों तो इसमें दोस्तों हो जाएगा, एग्जाम्पल ले लीजिए, अश्मोग ले लीजिए, पलाश्मोग हो गया। दूसरा की दोस्तों बात करें तो ओजोन हो गया, ओजोन हो गया। और तीसरा की दोस्तों बात करें ओजोन का दोस्तों सूत्र की बात करें दोस्तों क्या होता है, O3 होता है। और चौथा की दोस्तों बात करें फोग होता है, फोग। और तीसरा की दोस्तों बात करें तो एसिड रेन हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या हो गया, द्वितीयक प्रदूषक दोस्तों ये अश्मोग हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो ये सत्यमंगलम बाघ आरक्षित ये क्षेत्र इस पर अवस्थित, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन डी पर दिया गया है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो ये सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के दोस्तों मिलन स्थल पर ये अवस्थित है। इसका दोस्तों यही प्रमुख पॉइंट है। अगला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी दोस्तों। भारत में बाघ परियोजना की बात करें तो ये 1973 में ये बाघ परियोजना शुरू हुआ था। और दोस्तों बाघ अभ्यारण्यों में जंगली बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया था। तो यह एक केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों ये प्रायोजित परियोजना होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सेकरेनई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों।
अगर बात करें इसकी तो ये नागालैंड की ये प्रमुख त्यौहार है, इसको ध्यान रखिएगा, उत्सव है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है, ये दोस्तों कहाँ स्थित है? अगर इसकी बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान दोस्तों ये तो नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो ये राष्ट्रीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान की दोस्तों बात करें तो ये कहाँ, ये लखनऊ में स्थित है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान दोस्तों बात करें तो ये मैसूर में स्थित है। और दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संगठन की दोस्तों बात करें, संस्थान की बात करती है, कोलकाता में स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाद बाकी दोस्तों इन तीनों के बारे में चर्चा कर लिए हैं। अगला प्रश्न है मिस अर्थ इंडिया 22 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों इसकी बात करें तो ये वाशिंका परमार के क्या है विजेता है, इसको ध्यान रखिए, वाशिंका परमार के क्या है विजेता है, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। और वाशिका परमार दोस्तों मिस अर्थ इंडिया 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जबकि फेमिना मिस इंडिया अवार्ड में दोस्तों ये सीने सेठी को दिया गया है, ये सम्मानित किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों कौन बने हैं? दोस्तों बात करती है नील मोहन ये बने, इसको ध्यान रखिएगा, यूट्यूब के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, सीईओ बने हैं नील मोहन। अगला प्रश्न है भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों अगर इसकी बात करें टाइगर ट्रम्प की दोस्तों तो ये विशाखापट्टनम में दोस्तों ये किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। और अक्टूबर 2022 में आयोजित भारत एवं अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन दोस्तों विशाखापट्टनम में किया गया है। और यह एक नौसेना सैन्य अभ्यास है जो दोनों देशों के मध्य आयोजित किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये पुर्तगाल में किया गया, इसको ध्यान रखिए, पुर्तगाल में किया गया, ऑप्शन डी पर दिया गया है। और जून 2022 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन लिस्बन पुर्तगाल में किया गया है। और यह सम्मेलन FDG 14 जल के नीचे जीवन से जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है? दोस्तों ये पुर्तगाल में हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों तो ये कहाँ हुई है? हरियाणा को ये प्राप्त हुआ, इसको ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा को प्राप्त हुआ है। और पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु द्वारा दोस्तों जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में प्रथम स्थान की दोस्तों बात करती है हरियाणा को प्राप्त हुआ है। जबकि इस सूची में दोस्तों बिहार का स्थान की बात करें दोस्तों तो बिहार को दोस्तों ये 15वां स्थान बिहार को मिला है, इसको ध्यान रखिए, 15वां स्थान बिहार को मिला है। अगला प्रश्न है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभारंभ निम्न में से क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभारंभ निम्न में से क्या है? तो अगर दोस्तों बात करती है क्या ये सावज है, क्या ये सावज है? अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात में किया गया दोस्तों, ये गुजरात में किया गया है। और इस खेल का शुभारंभ सावज दोस्तों एशियाई शेर था। और इस खेल का उद्घाटन दोस्तों बात करती है प्रधानमंत्री PM द्वारा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये किया गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों किया गया। अगला प्रश्न निम्नलिखित राज्यपाल के समूह में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों बात करें इसका कौन सम्मिलित नहीं है तो ये दोस्तों असम की बात करें दोस्तों तो असम के कौन है? असम के गुलाब चंद कटारिया दोस्तों, तो ये सही है। और झारखंड की दोस्तों बात करें तो ये CP राधाकृष्णन, ये भी दोस्तों सही है। और मेघालय की दोस्तों बात करें तो मेघालय दोस्तों फागू चौहान, ये भी दोस्तों सही है। और हिमाचल प्रदेश की दोस्तों बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के दोस्तों ये लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इसको ध्यान रखें, लक्ष्मण प्रसाद दोस्तों क्या है ये आचार्य, ये सम्मिलित दोस्तों नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। हिमाचल दोस्तों बात करती है शिव प्रसाद दोस्तों, शिव प्रसाद शुक्ल, इसको ध्यान रखिएगा, शिव प्रसाद शुक्ल है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये असमाइल योजना की शुरुआत की, इसको ध्यान रखिए, ये असमाइल योजना की शुरुआत की है, जो ऑप्शन दोस्तों बी पर दिया गया है। अगर दोस्तों बात करें सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय ने ट्रांसजेंडरों तथा भिखारियों कानूनी तथा सामाजिक सहायता के उद्देश्य से असमाइल योजना की दोस्तों ये शुरुआत की है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बात करें
अगर बस ये फफी थ्रोड़ दोस्तों ये प्रकाशित पुस्तक है। दोस्तों बात करें तो ये पुस्तक कौन से दोस्तों, अम्बेडकर लाइफ ये पुस्तक का नाम रखा गया है, जिसका दोस्तों लेखक कौन है, फफी थ्रोड़ है। दोस्तों बात करें तो भारतीय राजनीति की सचिव थरूर ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में स्वतंत्रता सेनानियों जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी तथा डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित तथ्यों को दोस्तों ये समाहित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने दोस्तों, CDS कौन बने हैं। दोस्तों बात करें तो ये अनिल चौहान को दोस्तों ये बनाया गया है। और इसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करें तो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान को चुना गया है और भारत के पहले CDF जनरल दोस्तों ये बिपिन रावत हैं। ये बिपिन रावत थे दोस्तों जो, और जिनका दोस्तों 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आकस्मिक की दोस्तों मृत्यु भी हो गई, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, वन वेब इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया दोस्तों। और इसकी बात करें दोस्तों तो ये LVM-3M2 के द्वारा दोस्तों ये लॉन्च किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन बी पर दिया गया है। और दोस्तों वन वेब इंडिया 1 एक वाणिज्यिक मिशन उपग्रह है। यह मिशन इसरो द्वारा संचालित किया गया है तथा इसे LVM-3M2 प्रक्षेपण यान के द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई दोस्तों। बात की जा रही है जल जीवन मिशन योजना के तहत दोस्तों कितनी राशि आवंटित की गई है। इसमें दोस्तों ये रखी तो ये 79,000 दोस्तों करोड़ की इसमें दोस्तों ये राशि इसमें आवंटित की गई, इसको ध्यान रखिए, 79,000 करोड़ दोस्तों ये रखी गई है। अगर दोस्तों केंद्रीय बजट 2022 में किए गए दोस्तों घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में दोस्तों जल जीवन योजना को 79,000 करोड़ रुपये की आवंटित दोस्तों की गई, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान दोस्तों क्या है। अगर बात करें दलहन उत्पादन में भारत का स्थान दोस्तों ये तीसरा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत दलहन उत्पादन में पहले स्थान पर है और 2022-23 में दलहन का कुल उत्पादन दोस्तों 295.1 लाख टन था, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 25% है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की है दोस्तों। अगर तो बात करें तो ये ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी, ये यूक्रेन से निकालने हेतु भारतीय नागरिकों को, इसको ध्यान, ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी, जो ऑप्शन सी पर दिया गया है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो बात की जा रही पाला आर्द्रभूमि की दोस्तों, पूछ रहे किस राज्य में स्थित है। इसकी बात करें दोस्तों ये मिजोरम राज्य में ये स्थित दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, मिजोरम राज्य में ये स्थित है। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट से बात करें तो पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र को जुलाई 2022 में रामसर सूची में शामिल किया गया है, यह क्षेत्र मिजोरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया दोस्तों। तो ये रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन ए पर दिया गया है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को माना जाता है और वर्ष 2022 में इसका थीम में से दोस्तों बी ह्यूमन काइंड था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वेप समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। तो ये मालदीव के साथ ये दोस्तों ये समझौता हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क करेंसी स्वेप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा स्वेप समझौता पर दोस्तों हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी दोस्तों कौन बने हैं। ये दोस्तों ये राफेल नडाल बने, इसको ध्यान रखिए, राफेल नडाल बने हैं। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो यह स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल विश्व के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है और रोजर फेडरर ने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब दोस्तों अपने नाम कर लिया। तो इस प्रकार आज दोस्तों हम लोग अपने सेशन में 50 प्रश्नों का फुल डिस्कशन किए हैं। अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।